लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 17। यहाँ तो अंधे आते हैं या बातों के वीर। कोई अपने धन का जाल बिछाता है, कोई अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का। उनके हृदय भाव शून्य, शुष्क और ऊंचेपन से भरे हुए होते हैं। इतने में सदन ने कमरे में प्रवेश किया। सुमन चौंक पड़ी। उसने सदन को कई दिन देखा था। उसका चेहरा पद्मसेन के चेहरे से मिलता हुआ मालूम होता था। हाँ, गंभीरता की जगह एक उद्दंडता छलकती थी। वह कायापन, वह शुद्धता जो इस माया नगर में प्रेमियों का मुख्य लक्षण है, वहाँ नाम को भी ना थी। वह सीधा सादा सहज स्वभाव सरल नवयुवक मालूम होता था। सुमन ने आज उसे कोठे का निरीक्षण करते देखा था। उसने ताल लिया था कि कबूतर अब पर तौल रहा है, किसी छतरी पर उतरना चाहता है। आज उसे अपने यहाँ देखकर उसे वह गर्वपूर्ण आनंद हुआ जो दंगल में कुश्ती मारकर किसी पहलवान को होता है। वह उठी और मुस्कुराकर सदन की ओर हाथ बढ़ाया। सदन का मुख लज्जा से अरुण वर्ण हो गया। आंखें झुक गईं, उस पर एक रूप सा छा गया। मुख से एक शब्द भी न निकला। जिसने कभी मदिरा का सेवन न किया हो, मद लालसा होने पर भी उसे मुंह से लगाते हुए वह झिझकता है। यद्यपि सदन ने सुमन बाई को अपना परिचय ठीक नहीं दिया। अपने आप नाम को वह सदन से बताया, पर उसका भेद बहुत दिनों तक न छिप सका। सदन ने हिरिया के द्वारा उसका पता भली भांति लगा लिया और तभी से वह बड़े चक्कर में पड़ी हुई थी। सदन को देखे बिना उसे चैन न पड़ता। उसका हृदय दिनों दिन उसकी ओर खिंचता जाता था। उसके पैठे सुमन के यहाँ किसी बड़े से बड़े रईस का गुजर होना भी कठिन था, किंतु वह इस प्रेम को अनुचित और निषिद्ध समझती थी, उसे छिपाती थी। उसकी कल्पना किसी अव्यक्त कारण से इस प्रेम लालसा को भीषण विश्वासघात समझती थी। कहीं पद्मसेन और सुभद्रा पर यह रहस्य खुल जाए तो वह मुझे क्या समझेंगे, उन्हें कितना दुख होगा, मैं उनकी दृष्टि में कितनी नीच और घृणित हो जाऊंगी। जब कभी सदन प्रेम रहस्य की बातें करने लगता तो सुमन बात को पलट देती, और जब कभी सदन की अंगुलियां ढिठाई करता दिखती तो वह उसकी ओर लज्जा युक्त नेत्रों से देखकर धीरे से उसका हाथ हटा देती। साथ ही वह सदन को उलझाए भी रखना चाहती थी। उस प्रेम कल्पना से उसे आनंद मिलता था, उसका त्याग करने में वह असमर्थ थी। लेकिन सदर उसके भावों से अनभिज्ञ होने के कारण उसकी प्रेम शिथिलता को अपनी धनहीनता का अवलंबित समझता था। उसका निष्कपट हृदय प्रगाढ़ प्रेम में मग्न हो गया था। सुमन उसके जीवन का आधार बन गई थी। मगर विचित्रता यह थी कि प्रेम लालसा के इतने प्रबल होते हुए भी वह अपनी कुंवर वासनाओं को दबाता था। उसका अक्खड़पन लुप्त हो गया था। वह वही करना चाहता था जो सुमन को पसंद हो। वह कामातुरता जो कुलसित प्रेम में व्याप्त होती है, सच्चे अनुराग के अधीन होकर हृदयता में परिवर्तित हो गई थी। पर सुमन की अनिच्छा दिनों दिन बढ़ती देखकर उसने अपने मन में यह निर्धारित किया कि पवित्र प्रेम की कद्र यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ के देवता उपासना से नहीं, भेंट से प्रसन्न होते हैं, लेकिन भेंट के लिए रुपए कहाँ से आए, मांगी किससे। निदान उसने पिता को एक पत्र लिखा कि मेरे भोजन का अच्छा प्रबंध नहीं है, लज्जावश चाचा साहब से कुछ कह नहीं सकता, मुझे कुछ रुपए भेज दीजिए। घर पर यह पत्र पहुंचा तो भामा ने पति को ताने देते हुए कहा, इसी भाई का तुम्हें इतना भरोसा था, घमंड से धरती पर पाँव नहीं रखते थे, अब घमंड टूटा कि नहीं। वह भी चाचा पर बहुत फूला हुआ था, अब आंखें खुली होंगी। इस काल में नेकी किसी को याद नहीं रहती, अपने दिन भूल जाते हैं। इसके लिए मैंने कौन कौन यत्न नहीं किए, छाती से दूध भर नहीं पिलाया, उसी का यह बदला मिल रहा है। उसे बेचारी का कुछ दोष नहीं, उसे मैं जानती हूँ, यह सारी करतूत उन्हीं महारानी की है। अब की भेंट हुई तो वह खरी खरी सुनाऊंगी कि याद करें। सदन से को संदेह हुआ कि सदन ने यह पाखंड रचा है। भाई पर उन्हें अखंड विश्वास था,
लेकिन जब भामा ने रुपए भेजने पर जोर दिया तो उन्हें भेजने पड़े। सदन रोज डाकघर जाता था, डाकिये से बार बार पूछता। आखिर चौथे दिन 25 रुपए का मनी ऑर्डर आया। डाकिया उसे पहचानता था। रुपए मिलने से कोई कठिनाई ना हुई। सदन हर्ष से फूला न समाया। संध्या को बाजार में एक उत्तम रेशमी साड़ी मोल ली, लेकिन यह शंका हो रही थी कि कहीं सुमन उसे नापसंद न करे और वह कुंवर बन चुका था, इसलिए ऐसा तुच्छ भेंट देते हुए झेपता था। साड़ी जेब में रख बड़ी देर तक घोड़े पर इधर उधर टहलता रहा। खाली हाथ वह सुमन के यहाँ नित्य बेधड़क चला जाया करता था, पर आज यह भेंट लेकर जाने में संकोच होता था। जब खूब अंधेरा हो गया तो मन में दृढ़ करके सुमन के कोठे पर चढ़ गया और साड़ी चुपके से जेब से निकालकर श्रृंगारदान पर रख दी। सुमन उसके विलंब से चिंतित हो रही थी। उसे देखते ही फूल के समान खिल गई। बोली, यह क्या लाए? सदन ने झेपते हुए कहा। कुछ नहीं, आज एक साड़ी नजर आ गई, मुझे अच्छी मालूम हुई, ले ली। यह तुम्हारी भेंट है? सुमन ने मुस्कुराकर कहा। आज इतनी देर तक राह दिखाई, क्या यह उसी का प्रायश्चित है? यह कहकर उसने साड़ी को देखा। सदन की वास्तविक अवस्था के विचार से वह बहुमूल्य कही जा सकती थी। सुमन के मन में प्रश्न हुआ कि इतने रुपए इन्हें मिले कहाँ? कहीं घर से तो नहीं उठा लाए? शर्मा जी इतने रुपए क्यों देने लगे? या उन्होंने उनसे कोई बहाना करके ठगे होंगे या उठा लाए होंगे? उसने विचार किया कि साड़ी लौटा दूं, लेकिन उससे उसके दुखी हो जाने का भय था। उसके साथ ही साड़ी को रख लेने से उसके दुस्साहस के बढ़ने की आशंका थी। निदान उसने निश्चय किया कि इसे अब की बार रख लूं, पर भविष्य के लिए चेतावनी दे दूं। बोली, इस अनुग्रह से कृतार्थ हुई, लेकिन आपसे मैं भेंट की भूखी नहीं। आपकी यही कृपा क्या कम है कि आप यहाँ तक आने का कष्ट करते हैं? मैं केवल आपकी कृपा दृष्टि चाहती हूँ। लेकिन जब इस पारितोषिक से सदन का मरोड़ न पूरा हुआ और सुमन के बर्ताव में उसे कोई अंतर न दिखाई दिया तो उसे विश्वास हो गया कि मेरा उद्योग निष्फल रहा। वह अपने मन में लज्जित हुआ कि मैं एक तुच्छ भेंट लेकर उससे इतने बड़े फल की आशा रखता हूँ और जमीन से उचक कर आकाश के तारे तोड़ने की चेष्टा करता हूँ। अतः वह कोई मूल्यवान प्रेमोपहार देने की चिंता में लीन हो गया, मगर महीनों तक उसे इसका कोई अवसर न मिला। एक दिन वह नहाने बैठा तो साबुन न था। वह भीतर के स्नान घर से साबुन लेने गया। अंदर पैर रखते उसकी निगाह ताक पर पड़ी। उस पर एक कंगन रखा हुआ था। सुभद्रा अभी नहाकर गई थी। उसने कंगन उतार कर रख दिया था, लेकिन चलते समय उसकी सुध न रही। कचहरी का समय निकट था। वह रसोई में चली गई। कंगन वहीं धरा रह गया। सदन ने उसे देखते ही लपक कर उठा लिया। इस समय उसके मन में कोई बुरा भाव ना था। उसने सोचा, चाची को खूब हैरान करके तब दूंगा, अच्छी दिल लगी रहेगी। कंगन को छिपाकर बाहर लाया और संदूक में रख दिया। सुभद्रा भवन से निवृत्त होकर लेट रही। आलस्य आया, सोई तो तीसरे पहर को उठी। इस बीच में पंडित जी के चेहरे आए, उनसे बातचीत करने लगी। कंगन का ध्यान ही न रहा। सदन कई बार भीतर गया कि देखूं उसकी कोई चर्चा हो रही है या नहीं, लेकिन उसका कोई जिक्र न सुनाई दिया। संध्या समय जब वह सैर करने के लिए तैयार हुआ तो एक आकस्मिक विचार से प्रेरित होकर उसने वह कंगन जेब में रख दिया। उसने सोचा, क्यों ना यह कंगन सुमन बाई को नज़र करूं। यहाँ तो मुझसे कोई पूछेगा ही नहीं, और अगर पूछा भी तो कह दूंगा मैं नहीं जानता। चाची समझेगी नौकरों में से कोई उठा ले गया होगा। इस तरह के कुविचारों ने उसका संकल्प दृढ़ कर दिया। उसका जी कहीं सैर में न लगा। वह उपहार देने के लिए व्याकुल हो रहा था। नियमित समय से कुछ पहले घोड़े को दाल मंडी की तरफ फर ले गया। यहाँ उसने एक छोटा सा मखमली बक्स लिया। उसमें कंगन को रखकर सुमन के यहाँ जा पहुँचा। वह समय बहुमूल्य वस्तु को इस प्रकार भेंट करना चाहता था मानो वह कोई अति सामान्य वस्तु दे रहा हो। आज वह बहुत देर तक बैठा रहा। संध्या का समय उसके लिए निकाल रखा था, किंतु आज प्रेमालाप में भी उसका जी न लगता था। उसे चिंता लगी हुई थी कि यह कंगन कैसे भेंट करूं। जब बहुत देर हो गई तो वह चुपके से उठा, जेब से बक्स निकालकर
और उसे पलंग पर रखकर दरवाजे की तरफ चला। सुमन ने देख लिया, पूछा इस बक्स में क्या है। सदन ने कहा कुछ नहीं, खाली बक्स है। सुमन ने कहा नहीं नहीं ठहरिए मैं देख लूं। यह कहकर उसने सदन का हाथ पकड़ लिया और संदूकची को खोलकर देखा। इस कंगन को उसने सुभद्रा के हाथ में देखा था। उसकी बनावट बहुत अच्छी थी, पहचान गई। हृदय पर बोझ सा आ पड़ा है। उदास होकर बोली मैंने आपसे कह दिया था कि मैं इन चीज़ों की भूखी नहीं हूँ, आप व्यर्थ मुझे लज्जित करते हैं। सदन ने लापरवाही से कहा मानो वह कोई राजा है, गरीब का पान फूल स्वीकार करना चाहिए। सुमन ने कहा मेरे लिए सबसे अमूल्य चीज़ आपकी कृपा है और वही मेरे ऊपर बनी रहे। इस कंगन को आप मेरी तरफ से अपनी नई रानी साहिबा को दे दीजिएगा। ये मेरे हृदय में आपके लिए पवित्र प्रेम है। वह इन इच्छाओं से रहित है। आपके व्यवहार से ऐसा मालूम होता है कि अभी आप मुझे बाजरू औरत ही समझते हुए हैं। आप ही एक ऐसे पुरुष हैं जिस पर मैंने अपना प्रेम, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है, लेकिन आपने अभी तक उसका कुछ मूल्य न समझा। सदन की आंखें भर आईं। उसने मन में सोचा यथार्थ मेरा ही दोष है। मैं उसके प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु को इन तुच्छ उपहारों का इच्छुक समझता हूँ। मैं हथेली पर संसो जमाने की चेष्टा में इस रमणी के साथ ऐसा अनर्थ करता हूँ। आज इस नगर में ऐसा कौन है जो इसके एक प्रेम कटाक्ष पर अपना सर्वस्व न लौटा दे। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान मनुष्य आते हैं और वह किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती, पर मैं ऐसा भावशून्य नीच हूँ कि इस प्रेम रत्न को कौड़ियों से मोल लेना चाहता हूँ। इन ग्लानिपूर्ण भावों से वह रो पड़ा। सुमन समझ गई कि मेरा वाक्य अखर गए। करुण स्वर में बोली आप मुझसे नाराज हो गए क्या। सदन ने आंसू पीकर कहा हाँ नाराज तो हूँ। सुमन ने कहा क्यों नाराज हैं। सदन बोला इसलिए कि तुम मुझे बाणों से छेदती हो। तुम समझती हो कि मैं ऐसे तुच्छ वस्तुओं से प्रेम मोल लेना चाहता हूँ। सुमन ने कहा तो यह चीज़ें क्यों लाते हो। सदन ने कहा मेरी इच्छा। सुमन ने कहा नहीं अब से मुझे क्षमा कीजिएगा। सदर बोला खैर देखा जाएगा। सुमन फिर बोली आपकी खातिर मैं इस तोहफे को रख लेती हूँ, लेकिन इसे थाती समझती हूँ। आप अभी स्वतंत्र नहीं हैं। जब आप अपनी रियासत के मालिक हो जाएं तब मैं आपसे मनमाना कर वसूल करूंगी, लेकिन अभी नहीं। बाबू विट्ठलदास अधूरा काम न करते थे। पद्म सिंह की ओर से निराश होकर उन्हें यह चिंता होने लगी कि सुमनबाई के लिए 50 रुपये मासिक का चंदा कैसे करो। उनकी स्थापित की हुई संस्थाएं चंदों ही से चल रही थी, लेकिन चंदों के वसूल होने में सदैव कठिनाइयों का सामना होता था। विधवाश्रम की इमारत बनाने में हाथ लगाया, लेकिन 2 साल से उसकी दीवारें गिरती जाती थीं, उन पर छप्पर बनती जाती थी। अलमारियां बनाने के लिए द्रव्य का अभाव था, लेकिन इन बाधाओं के होते हुए भी चंदी के सिवा धन संग्रह का उन्हें और कोई उपाय न सूझा। सेठ बालभद्र शहर के प्रधान नेता, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन थे। पहले उनकी सेवा में उपस्थित हुए। सेठ जी अपने बंगले में आराम कुर्सी पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही दुबले पतले गोरे चिट्टे आदमी थे, बड़े रसिक, बड़े शौकीन। वह प्रत्येक काम में बहुत सोच समझकर हाथ डालते थे। विट्ठलदास का प्रस्ताव सुनकर बोले प्रस्ताव तो बहुत उत्तम है, लेकिन यह बताइए सुमन को आप रखना कहाँ चाहते हैं। विट्ठलदास बोले विधवाश्रम में। बालभद्रदास बोले आश्रम सारे नगर में बदनाम हो जाएगा और संभव है कि आप अन्य विधवाएं भी छोड़ भागें। विट्ठलदास ने कहा तो अलग मकान लेकर रख दूंगा। बालभद्रदास फिर बोले मोहल्ले के नवयुवकों में छुरी चल जाएगी। विट्ठलदास ने कहा तो फिर आप ही कोई उपाय बताइए। बालभद्रदास बोले मेरी संपत्ति तो यह है कि आप इस झगड़े में ना पड़े। जिस स्त्री को लोक निंदा की लाज नहीं, उसे कोई शक्ति नहीं सुधार सकती। यह नियम है कि जब हमारा कोई अंग विकृत हो जाता है तो उसे काट डालते हैं, जिससे उसका विष समस्त शरीर को नष्ट न कर डाले। समाज में भी उसी नियत का पालन करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि आप मुझसे सहमत नहीं है, लेकिन मेरा जो कुछ विचार था वह मैंने स्पष्ट
कर दिया। आश्रम की प्रबंधकारिणी सभा का एक मेंबर मैं भी तो हूँ। मैं किसी तरह वेश्या को आश्रम में रखने की सलाह ना दूंगा। विठलदास ने रोष में कहा। सारांश यह है कि इस काम में आप मुझे कोई सहायता नहीं दे सकते। और जब आप जैसे महापुरुषों का यह हाल है तो दूसरों से क्या आशा हो सकती है। मैंने अपना बहुत समय नष्ट किया, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। यह कहकर विठलदास उठ खड़े हुए और सेठ चिमनलाल की सेवा में पहुंची है। सांवले रंग के बेडौल मनुष्य थे, बहुत ही स्थूल, ढीले ढाले शरीर में हाड़ ही हास की जगह मांस और मांस की जगह वायु भरी हुई थी। इनके विचार भी शरीर ही के समान बेडौल थे। वह ऋषि धर्म सभा के सभापति, रामलीला कमेटी के चेयरमैन और रामलीला परिषद के प्रबंधक थे। राजनीति को विष भरा सांप समझते थे और समाचार पत्रों को सांप की बामी उच्च अधिकारियों से मिलने की धुन थी। अंग्रेजों के समाज में उनका विशेष मान था। वहाँ उनके सद्गुणों की बड़ी प्रशंसा होती थी। वह उदार न थे न कृपण। इस विषय से चंदे की नामावली उनका मार्ग निश्चित किया करती थी। उनमें एक बड़ा गुण था जो उनकी दुर्बलताओं को छिपाए रहता था, वह उनकी विनोदशीलता थी। विठलदास का प्रस्ताव सुनकर बोले, महाशय आप भी बिल्कुल शुष्क मनुष्य हैं, आप में जरा भी रस नहीं।